वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10th का लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सराउंडिंग उसको क्लासिफाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे टू टाइप्स में, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किया गया है। इन दोनों को हम पूरा डीपली यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम मेटल्स के बारे में पढ़ें, मेटल्स की किसी भी एलिमेंट की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो हमें साफ दिखाई देती है या जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसके इंटरनल कुछ चेंज आता है या जो केमिकल रिएक्शंस के कारण जो चेंज आता है उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो यहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखिए मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले मेटल आर मेलिएबल। मेटल क्या है? मेलिएबल होता है। मेलिएबल मीन्स कि उसको बीट कर कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि उसको पीट पीट कर पतली चादरों में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। उसको हम कहते हैं मेलिएबल। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिबिलिटी, यानी कि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो मेलिबिलिटी है कि उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके। मेटल्स के इसी तरह आपने देखे होंगे थिन शीट्स, देखे होंगे एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा। एल्युमिनियम की, गोल्ड की, सिल्वर की, आयरन की शीट्स होती हैं, उनको क्या है हम मेलिबिलिटी कहेंगे। सेकंड है डक्टाइल। मेटल क्या होता है? डक्टाइल होता है। डक्टाइल मीन्स कि मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी वायर्स होती है वो किसकी होती है? मेटल की होती है। और ये मेटल की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कॉपर वायर है, गोल्ड वायर, सिल्वर, एल्युमिनियम वायर, और इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। ये क्या है? इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो है वो हीट के गुड कंडक्टर है। इसी की बात करें तो सिल्वर जो है सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि सिल्वर इज़ द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जिसमें हम कहें कि लीड एंड मर्करी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? लीड एंड मर्करी। सबसे बेस्ट पूछे तो सिल्वर। उसी के साथ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और इसकी बात करें तो सिल्वर इज़ द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में ही बेस्ट है। बट मर्करी इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मर्करी यहाँ पे पुअरेस्ट, और मर्करी हीट का भी पुअरेस्ट कंडक्टर है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें कुछ एक सीरीज़ है, जैसे सिल्वर इज़ द बेस्ट, उसके बाद कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, टंगस्टन, मर्करी, ये एक सीरीज़ बना रखी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद मेटल्स आर लेस्टर एंड और शाइनी, चमकीले होते हैं मेटल्स, इसीलिए उनकी क्या है? ज्वेलरी वगैरह बनती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। सिल्वर का रिफ्लेक्शन में मिरर के जो बिहाइंड एक लेयर होती है जो क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन करता है। मिरर के पीछे होती है ना लेयर, वो क्या है? रिफ्लेक्शन का काम करता है। और वो मेटल की लेयर होती है सिल्वर की, या वहाँ पे एल्युमिनियम की भी कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जितने भी हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है। हार्ड की बात करें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी हार्ड हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन केस की बात करें जो क्या है? सॉफ्ट होता है, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है? उस मेटल के हार्डनेस के एक्सेप्शन केस है। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से मेटल जिनको नाइफ से कट किया जा सकता है, वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। जनरली सभी मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हम हैवी वेट को होल्ड करने के लिए इनका यूज़ करते हैं।
जितनी भारी चीज़ें हैं जैसे ब्रिज है या कोई भी टावर है, वो सभी मेटल का ही होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है और हैवी वेट को होल्ड कर सकता है। बट कुछ एक्सेप्शन केस है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। उसी के बाद अगर बात करें मेटल आर सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर मोस्टली मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है आपका, मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मरकरी थर्मामीटर में यूज होता है। उसके बाद है मेटल हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो हार्ड हैं तो उनका क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, हाई होगा, जल्दी से मेल्ट नहीं होंगे, बॉयल नहीं होंगे। बट एक्सेप्शन केस है वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होने के कारण इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। उसके बाद मेटल हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होती है ये मोस्टली लिक्विड में ही डूब जाते हैं, डेंसिटी हाई होती है, बट ये सॉफ्ट होने के कारण ये क्या है, इनकी लो डेंसिटी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक्सेप्शन केस। उसके बाद है मेटल्स मेक साउंड। मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम बेल है ऐसी चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें नॉन मेटल के, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होता, इट मीन्स इसकी थिन शीट्स कन्वर्ट नहीं होती। नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होता इनकी, इट मीन्स इनकी वायर्स भी नहीं होती है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पेंसिल के सिक्के में आपने देखा होगा, पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट ही होती है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्सेप्शन केस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों है। उसके बाद है नॉन मेटल आर नॉट लेस्चर। चमकीला नहीं होता है नॉन मेटल, बट एक्सेप्शन केस है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, लेस्चरस होता है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन केस है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके बाद नॉन मेटल वीक होता है, एक्सेप्शन केस वही डायमंड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है नॉन मेटल में भी सॉलिड। नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैसियस फॉर्म में भी मिलता है। सॉलिड की बात करें यानी कि ये तीनों स्टेट में मिलेगा। मेटल जो थे वो दो ही स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, बट नॉन मेटल तीनों स्टेट में मिलते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सभी सॉलिड फॉर्म में। और भी बहुत से नॉन मेटल हैं। अच्छा, लिक्विड फॉर्म की बात करें तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और अगर गैसियस की बात करें तो हमारे सराउंडिंग जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये सभी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन है, ये सभी नॉन मेटल है, ये गैसियस फॉर्म में। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है इसमें भी, जैसे कि बोरॉन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इन तीनों का ही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल लो डेंसिटी मिलती है नॉन मेटल्स में। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स की, तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन या हम कहें एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और इसी तरह सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा। बट जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे उसके अगर नेचर की बात करें तो वो कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। एसिड बेस साल्ट इससे प्रीवियस लेसन में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका जो नेचर की बात करें ये बेसिक नेचर का होगा। इसी तरह मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट भी बना रहा है। इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कर रहा है। प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अच्छा, ये क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विद स्टीम। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम मीन्स भाप के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इससे पहले हमने देखा, क्या देखा कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड बना रहा है और स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे सिर्फ ऑक्साइड बना रहा है। इट मीन्स ये आपको ध्यान रखना है, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस तो दोनों में बन ही रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यहाँ पे हीट नहीं बन रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड, यानी कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर कर मेटल साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एसिड बेस साल्ट में एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना देता है, मेटल साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, मेटल साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, या कोई भी साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा मेटल, वो क्या है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। वो क्या कर देगा कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। यानी कि अगर कोई भी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हाई रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। और रिएक्टिव सीरीज भी आपको पता होगी, जैसे कि कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन है, और जिंक एक मेटल है। यहाँ पे जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर यहाँ अकेला हो गया। इट मीन्स ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। उसके बाद देखिए मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, अगर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, वो आयनिक क्लोराइड बना देगा। आयनिक क्लोराइड का मीन्स कि आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड बना देगा ये, तो एक तरह से सॉल्ट ही बनाएगा। ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना देगा। ये क्या बना देगा, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। उसके बाद मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे होंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो ये क्या करते हैं, 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। लॉस करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। इट मीन्स इस के ऊपर पॉजिटिव आयंस का साइन आ जाता है। इट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इनके लास्ट मेटल्स के लास्ट सेल में कितने, 1, 2 या 3 यही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। और लॉस करने की वजह से इन मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है या पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, देखिए एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ 1 रेशो ऑफ कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड एंड 3 रेशो ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 1:3 में कौन कौन है, 1 रेशो किसकी है, निट्रिक एसिड की, और 3 रेशो किसकी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। यानी कि हम कहें कंसनट्रेटेड है, दोनों दोनों ही कंसनट्रेटेड है कि 1 पार्ट तो है निट्रिक एसिड और 3 पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनको मिक्स कर दिया जाता है और जो हमें एसिड मिलता है या जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो एक्वारेजिया होता है, जो जिसकी क्या कैपेबिलिटी है कि डिजोल्व द ऑल मेटल्स, ये हार्ड से हार्ड मेटल्स को भी डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर। जैसे कि ये बेसिकली यूज किया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम के लिए, क्योंकि
कोई भी एसिड है वो गोल्ड और प्लेटिनम को इतनी आसानी से डिजोल्व नहीं कर सकता, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की ज़रूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इन रेशो में जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाएगा तो बन जाएगा। और ये क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद है एक रिएक्टिव सीरीज़ है। ये रिएक्टिव सीरीज़ ध्यान से आपको देखनी है। अगर हम देखें कि ऊपर मोर रिएक्टिव है, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले जो हैं लेस रिएक्टिव होंगे। हाँ, ये मीन्स हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको पढ़ेंगे। सबसे हाई रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वो क्या है, पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है, इसकी रिएक्टिव सीरीज। अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स और ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत काम आती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, तो पता कैसे चलेगा कौन सा हाई रिएक्टिव है कौन सा लो रिएक्टिव है, तो वो हमें इस सीरीज को याद रखना पड़ेगा, तब हमें वो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जिंक, ये नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बट इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। और मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक था, हमने पढ़ा था। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो है वो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज दे कैन नॉट रिड्यूस द हाइड्रोजन आयोन्स। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन मेटल जो होते हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को। इट मीन्स ये नॉन मेटल जो है वो वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयोन्स, यानी कि हाइड्रोजन। तो इट मीन्स ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वही रहेगा, नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी कि हाई रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोरीन प्लस में ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट क्लोराइड। उसमें क्या हो रहा था, मेटल कैसा बना रहा था, मेटल आयनिक बना रहा था। और ये कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं करता उसको। नॉन मेटल जितने भी होंगे, यहाँ पे नॉन मेटल आएगा सर, नॉन मेटल जितने भी होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 एंड 7। तो ये क्या करता है, 1 गेन कर लेता है। 1 गेन करने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन कम हो जाते हैं। इट मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना मिलेगा आपको, 4, 5, 6 एंड 7। ये क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे।
उसके बाद यूजेस की बात करें कि मेटल नॉन मेटल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए मेटल के यूजेस, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक वायर्स। कॉपर और एल्युमिनियम की आपने देखी होंगी वायर्स होती हैं, क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आपने देखा होगा घरों में यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं इसी के। उसके बाद जिंक यूज किया जाता है गैल्वेनाइजिंग के लिए, गैल्वेनाइजेशन के लिए। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन के ऊपर कोटिंग होती है किसकी? जिंक की, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। उसके बाद क्रोमियम एंड निकेल जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ताकि स्टेनलेस स्टील बनाया जा सके। घरों में जो स्टील के बर्तन होते हैं क्रोमियम निकेल की, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल यूज़ की जाती है पैकेजिंग के लिए, मेडिसिन्स और फूड मटेरियल के लिए। आप चपाती या लंच को पैक करने के लिए, या आपने देखा मेडिसिन्स का जो पैकेजिंग होती है वो एल्युमिनियम फॉइल की होती है। उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है। थिन फॉइल्स मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड यूज टू डेकोरेट स्वीट्स। मिठाइयों पे डेकोरेशन के लिए आपने देखा होगा सिल्वर और गोल्ड की फॉइल उसके ऊपर लगी होती है। मरकरी जो है वो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। सोडियम और टाइटेनियम और जिरकोनियम जो है वो एटॉमिक एनर्जी में यूज़ किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी यानी कि जिसमें पावर प्लांट जो आते हैं। जिरकोनियम इज़ यूज टू मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। बुलेट प्रूफ मटेरियल्स को बनाने के लिए जिरकोनियम का यूज़ किया जाता है। लीड इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज। कार बैटरी में लीड का यूज़ किया जाता है। ये इसके यूजेस थे। अब अगर नॉन मेटल के यूजेस देखें तो हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति घी और तेल को बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया यानी फर्टिलाइज़र में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। सेल्स और बैटरी में इलेक्ट्रोड्स, आपने सेल के अंदर अगर आप उसको सेल को तोड़ के देखें तो आप अंदर एक ब्लैक कलर की रोड निकलती है, उसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, वो ग्रेफाइट की ही होती है। ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है पेंसिल लीड के लिए। नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है निट्रिक एसिड बनाने के लिए। नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है खाने को प्रिजर्व करने के लिए। हमने उसमें भी पढ़ा है रेंसिडिटी वाले में, इससे प्रीवियस चैप्टर में, कि जो चिप्स है, कुरकुरे हैं, उनके पैकेज में जो हवा होती है, गैस होती है, वो नाइट्रोजन होती है ताकि रेंसिडिटी ना हो। नाइट्रोजन यूज़ की जाती है एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने के लिए, बारूद वगैरह बनाने के लिए। सल्फ़र यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरियों में यूज़ होता है। सल्फ़र यूज़ किया जाता है गन पाउडर के लिए। सल्फ़र यूज़ किया जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के लिए, यानी कि जो रबड़ होता है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हम वहाँ पे सल्फ़र का यूज़ करते हैं। अब बात है कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट, क्या मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे? करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता दूं। एक तो आयोनिक बॉन्ड होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका गेन या फिर हम कहें लॉस होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को देंगे या फिर लेंगे कोई भी। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस नहीं होता, सिर्फ क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें, अगर मैं बात करूं सोडियम और क्लोरीन की, ये क्या है, जब सोडियम और क्लोरीन इसको 2 8 और 1 2 8 और 7, ये 1 लूज करने के लिए तैयार है और ये 1 गेन करने के लिए तैयार है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये जो बॉन्ड बनता है ये आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और कोवलेंट में क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो गेन और लॉस नहीं करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल O2 है,
O2 बनाना है तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, शेयरिंग कर लेगी। ऐसे बॉन्ड जो होते हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, मेटल अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अभी हमने बनाया NaCl। Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयंस का या क्या करेंगे, गेन और लॉस करेंगे। नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अभी मैंने बनाया अगर मैं इसी का बनाऊं, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ये क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे ये। इसी तरह एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, शेयरिंग करेगी। ठीक है, अगर मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बना रहा है। बट कोई भी दो मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आप पहचान भी लोगे कि कौन सा कोवलेंट है कौन सा आयनिक है, और समझ में भी आ गया होगा। अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड देखिए, बार बार मैं बॉन्ड यूज कर रहा हूं, तो बॉन्ड है क्या, बॉन्ड होता है द फोर्स विच लिंक द एटम इन मॉलिक्यूल्स। जो क्या है, दो एटम, इस एटम ये एटम इनके बीच में जो फोर्स लग रही है इनको लिंक करने के, इनको जोड़ने के लिए, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि बिना फोर्स तो ये जुड़ेगा ही नहीं ना, एक दूसरे के पास क्यों आएगा बिना फोर्स। तो जो फोर्स इस पे लग रही है इनको जोड़ने के लिए, वो क्या है, बॉन्ड है। अच्छा, अब है इनर्ट और नोबल गैस। देखिए क्या होता है इनर्ट एंड नोबल गैस। एलिमेंट इन ए ग्रुप 18 ग्रुप जो है, आप पीरियोडिक टेबल देखें तो उसमें 18th ग्रुप जो है, सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, उसमें क्या होता है, डू नॉट कंबाइन विद अन अदर एलिमेंट। ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होते, किसी के साथ भी नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते, क्योंकि इनकी लास्ट सेल जो होती है वो स्टेबल होती है, या मैं कहूँ वो फिल होती है कंप्लीट। या तो 2 होंगे या 8 होंगे, जो भी वो कंप्लीट होगी, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जॉन, रेडन, ये सभी क्या है, नोबल गैसेज है। द एटम कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस। अब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों हो रहे हैं, जैसे कोई भी और मेटल है या नॉन मेटल है, जैसे ये ही है, ये इसके साथ कंबाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको 2, 8 एंड 1 है, तो इस 1 को हटाना है, इस 1 को ये दे देगा, देने की वजह से इसकी लास्ट सेल कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट सेल कंप्लीट होने से ये क्या हो जाएगा, ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम कहिए स्टेबल हो जाएगा। तो हर कोई स्टेबल होने के लिए क्या करता है, गेन या लूज करता है, जिसके लिए उसको किसी के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। जिनके ऑलरेडी हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे, जिनके नहीं है स्टेबल, वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दो तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे स्टेबल हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जैसे ये लूज कर रहा है सोडियम, या वो गेन करे, जैसे क्लोरीन गेन कर रहा है, या वो शेयरिंग करे, वो कोवलेंट बॉन्ड बना दे। ठीक है। अच्छा, अब आयोन्स क्या होते हैं, आयोन्स को समझे। एन आयोन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। कि आयोन क्या है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड का मतलब है, चार्ज दो ही तरह के होते हैं, या तो प्लस का या माइनस का। मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे वो आयोन है। और ये चार्ज कब आएगा, जब वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या वो लूज करेगा। सो इट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जिसके कारण जैसे ही वो गेन लॉस करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। ये देखिए कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का ही एग्जांपल लें। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी कितने हैं,
11। अब तक तो ये ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करने के बाद अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। और इसके पास प्रोटॉन कितने बचे, 11। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, अब अनइक्वल हो गए हैं। अनइक्वल होने के कारण ज़्यादा कौन से हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल लूँ एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 होता है। इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 13 है और प्रोटॉन भी 13 है। ये क्या करता है, 2, 8 एंड 3 का लूज कर देता है। 3 को लूज करेगा, क्योंकि 3 को लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, और प्रोटॉन कितने बच गए, 13। अब कितने, कौन से ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 3 का पॉजिटिव आयन आ जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर आयन्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायंस कहेंगे, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायंस कहेंगे। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर 1, ऑक्सीजन के ऊपर 2। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7। ये क्या करता है, 2 और 5, ये 3 को गेन करेगा। गेन करने की वजह से इसके पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने ही हैं 7। तो कितने ज़्यादा हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए 3 नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, अभी हमने पढ़ा आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन से होंगे, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, उनकी वजह से जो मतलब बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। मेटल यूजली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल। मेटल्स के लास्ट सेल में 1, 2, 3 होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, डोनेट कर देते हैं। डोनेट मीन्स लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से लूज करने से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स उस पर पॉजिटिव आयन्स आ जाएगा। नॉन मेटल्स जो हैं उनके लास्ट सेल 5, 6, 7 होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, ये गेन करते हैं। गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और इसलिए इन पे नेगेटिव आयन्स हो जाते हैं। और ये कब होता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से NaCl बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं, मेटल नॉन मेटल, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। एल्युमिनियम ब्रोमीन, ये आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। पोटेशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम नाइट्रोजन, पोटेशियम फॉस्फोरस, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होगी, वो क्या है, गेन लूज नहीं होगा। ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और नॉन मेटल के लास्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या है, एक नॉन मेटल है जिसका नाम है कार्बन। कार्बन के लास्ट में 4 होते हैं। हाइड्रोजन जो है, जो 1 होता है। ये कुछ एक्सेप्शन केस है, कौन सा, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होगा और कार्बन के 4 होंगे लास्ट सेल में, ठीक है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जब 2 नॉन मेटल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह देखिए, ये कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसे होगा, देखिए, सिंगल बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर। जब एक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहें जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पेयर जो शेयरिंग हो रही है, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्लोरीन, क्लोरीन ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल शेयरिंग हो रही है, सिंगल शेयरिंग हो रही है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है।
इसी तरह हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इट मीन्स ये क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड में डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स है कोवलेंट बॉन्ड के, जैसे मीथेन, इथेन, इथाइन, इथाइन, वाटर है, क्योंकि ये सभी क्या है, दोनों इसमें जितने भी मेटल, जितने भी सिंबल्स यूज हुए हैं, ये सभी सिंबल्स किसके हैं, नॉन मेटल के। इट मीन्स इसमें नॉन मेटल हैं, ये सारे नॉन मेटल्स एक दूसरे नॉन मेटल के साथ हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए क्या प्रॉपर्टीज है। आयनिक कंपाउंड आर यूजली सॉलिड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है मोस्टली सॉलिड होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने की वजह से इनका हाइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। उसके बाद आयनिक कंपाउंड आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होंगे ये, क्योंकि जैसे ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, वाटर में घुलेंगे, ये आयोन्स डिस्चार्ज होंगे इसमें से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होगी, यानी कि जैसे पानी में घुलेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट होगा आयनिक कंपाउंड में। अच्छा, उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड में देखिए, कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड, ये मोस्टली लिक्विड होंगे, जैसे अल्कोहल है, इथर है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये या फिर ये गैस में मिलेंगे, ठीक है, जैसे मीथेन है, इथेन है, क्लोरीन है, और कुछ सॉलिड भी होता है, जैसे कि ग्लूकोज, शुगर केन, यूरिया, आयोडीन एक्सेट्रा। इट मीन्स कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आपको तीनों स्टेट में अवेलेबल हमारे नेचर में मिलेंगे। उसके बाद है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, और इसी कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। उसके बाद है द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट यानी कि मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। बहुत से मेटल ऐसे हैं जो कंपाउंड में मिलते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी नेचर। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो अकेले रह ही नहीं सकते। जैसे ही वो थोड़ा सा ओपन किसी इन्वायरमेंट में आए वो रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे या तो वो ऑक्साइड बना देंगे, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट में मिलेंगे, मेटल सल्फाइड में मिलेंगे, या मेटल क्लोराइड में मिलेंगे, वो अकेले नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव है, वो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, या फिर नेटिव स्टेट, उसको नेटिव स्टेट भी कह देते हैं। वो किस में मिलेंगे? नेटिव स्टेट या फिर फ्री स्टेट में। जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी क्या है आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर जो है फ्री स्टेट के साथ साथ कुछ कंडीशंस में कंबाइन स्टेट में भी मिलते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं सिर्फ फ्री स्टेट में, तो आप कह सकते हो गोल्ड एंड प्लेटिनम। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो दोनों स्टेट में मिल सकते हैं, वो है कॉपर एंड सिल्वर। और इसके साथ जो भी और मेटल्स बचे जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये सभी क्या है हमेशा कंपाउंड स्टेट में मिलेंगे। यानी कि वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में, या कार्बोनेट में, सल्फाइड में, या क्लोराइड में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अब मिनरल्स एंड ऑर्स क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है? द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल। यानी कि जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी कंपाउंड मिलेगा या मेटल मिलेगा वो सभी क्या है? मिनरल्स है। जैसे आयरन है, जिंक है, ये फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी क्या है? ये मिनरल्स ही तो हैं। ठीक है। अब ओर्स क्या होता है? ओर्स दोज मेटेरियल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबल आर कॉल्ड ओर्स। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी मेटल जब मिलता है ना हमें अर्थ क्रस्ट में, तो वो क्या है? वो उसके साथ कुछ चीज़ें चिपकी हुई मिलती है, जैसे धूल, मिट्टी, पत्थर वगैरह उसके साथ चिपके हुए मिलते हैं।
और उसके अंदर से जो मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो मिनरल्स को हम निकालते हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए या प्रॉफिट के लिए, वो और होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ओर्स की, जैसे हमें सोडियम चाहिए, लेकिन सोडियम हमें रॉक साल्ट में मिलेगा। तो रॉक साल्ट क्या है उसका, किसका, सोडियम का ओर है। यहाँ से फिर हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसी तरह लाइमस्टोन और है किसका, कैल्शियम का। यहाँ से हमें कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि इनके ये फॉर्मूला है। यहाँ देखिए केमिकल सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट, देखिए ये कार्बोनेट कहा था ना, कार्बोनेट कंपाउंड फॉर्म में मिला है। तो यहाँ से लाइमस्टोन जिसको हम कहें केमिकल नेम इसका और का, तो कैल्शियम मिलेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात करें मरकरी सिनेबार, सिनेबार यानी कि यहाँ से मरकरी सल्फाइड, हमें यहाँ से हमें मरकरी मिलेगा। यानी कि और क्या है, और वो कंपाउंड है, वो हम कह सकते हैं कंपाउंड है जिससे हमें मिनरल्स को अलग करना पड़े प्रॉफिट वगैरह के लिए, प्रॉफिट या फिर हमें बिजनेस के लिए, या हमें उससे कोई फ़ायदा हो, उसको हम और कहेंगे। ठीक है, जहाँ से यानी कि हमें मेटल्स को या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़े। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब इनको कैसे अलग किया जाएगा, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स और। अब इस और से हमें मेटल को अलग करने के प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं हम। एक्सट्रैक्शन यानी कि उसको अलग करना। द वेरियस प्रोसेस, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। सभी मेटल, सभी ओर्स को, और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सेम प्रोसेस नहीं है, डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, डिपेंड करता है उसके ओर के ऊपर, उसको किस प्रोसेस से अलग किया जाए। उसको रिफाइन किया जाएगा, यानी कि उसको अलग करना, उसके अलग अलग प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको कहते हैं मेटलर्जी। उसको हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। अब ये अलग अलग प्रोसेस है। स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन, क्या किया जाएगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि हमें ओर को समझना पड़ेगा, ओर को देखना पड़ेगा क्या है ये। फिर कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल, अब इन ओर को हमें चेंज करना पड़ेगा मेटल में। उसके बाद उसको रिफाइन किया जाएगा, रिफाइन कर कर उसमें से मेटल में से जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग की जाएगी। अब देखिए सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कैसे होगा, रिमूव ऑफ द गैंग्यू। गैंग्यू का मतलब है इम्प्योरिटीज, उसके साथ जो मिट्टी चिपकी हुई है, पत्थर चिपके हुए हैं, या अदर कोई भी मटेरियल चिपका हुआ है, उसको अलग करना, अनवांटेड इम्प्योरिटीज को साफ कर देना। उसके बाद अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ और कर दिया। अब कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और, अब जो कंसंट्रेटेड और है उसको मेटल में चेंज करना। उसके लिए हम अलग अलग डिपेंड करता है, मेटल हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, या लो रिएक्टिव है, उस वो डिपेंड करता है। इस चार्ट से हम समझते हैं। अब अगर हाई रिएक्टिव है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से उसको अलग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम उसको मोल्ट करेंगे, मोल्ट का मीन्स उसको पिघलाएंगे, और उसके बाद प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। अब लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव जो होता है वो हमें सल्फाइड और मिलेगा, यानी कि सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, हमें सल्फाइड और मिलेगा। उसको हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा। रोस्टिंग करने के बाद उसको मेटल को हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। रोस्टिंग का मतलब है उसको एक तरह से गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद है हीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मीडियम रिएक्टिव है तो ये मीडियम रिएक्टिव दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में। अगर कार्बोनेट की फॉर्म में तो उसको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, अगर सल्फाइड की फॉर्म में तो रोस्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड में चेंज होने के बाद इनको क्या किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को उसके अंदर से रिड्यूस कर दिया जाए, निकाल दिया जाएगा, और फिर उसका प्योरीफिकेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल देखिए कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन से हमें करेंगे। अभी हमने चार्ट में देखा कि हाई रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम उसको मोल्ट करेंगे, पिघलाएंगे। वो पिघलाने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको प्योरीफाई कर दिया जाएगा, मोल्ट क्लोराइड की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में उसको, यानी कि जो भी मेटल क्लोराइड है या फिर मेटल ऑक्साइड है उसको क्या किया जाएगा, मोल्ट किया जाएगा।
ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रोलाइसिस यह दे रखा है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कैथोड और एनोड पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे मोल्टन NaCl, यानी कि एक तरफ क्या है Na चिपक जाएगा और एक तरफ Cl चिपक जाएगा, और यहाँ इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब ऐसा होगा, और यहाँ पे ये पिघल जाएगा, मोल्ट हो जाएगा। मोल्टेड जो सोडियम और क्लोरीन है उसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल्टेड है, ये पिघला हुआ है, इसमें क्या कर दिया जाएगा। अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो कैथोड है, कैथोड पे साइन कैसा है, नेगेटिव, और एनोड पे कैसा साइन है, पॉजिटिव। तो और सोडियम पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ जाएगा, और क्लोरीन पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सोडियम जितना भी है वो कैथोड के ऊपर चिपक जाएगा, और क्लोरीन जितना भी है वो एनोड के ऊपर चिपक जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ से मेटल सोडियम को हमने अलग कर लिया। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव, ये दो तरह से किए जाएंगे, या तो कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से। अब कैल्सिनेशन क्या है, विच इन विच ए कार्बोनेट, और इसमें कार्बोनेट और होता है कैल्सिनेशन में। ये क्या है, हीटेड स्ट्रांगली, इसको बहुत ही स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में, और फिर इस मेटल को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इस ओर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा मेटल ऑक्साइड में, और फिर इसको प्योरीफाई कर लिया जाएगा। जैसे कि लाइमस्टोन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीशिया और या मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड, वो अलग से हो जाएगा। इसके बाद रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड ओर होता है, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर होगा, उसको क्या है, हीट किया जाएगा स्ट्रांगली, किस में, प्रेजेंस ऑफ एयर में। कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर में, और इसमें रोस्टिंग में अब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि सल्फाइड और जो है, तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा मेटल ऑक्साइड में। उसके बाद इसको प्योरीफाई कर लिया जाएगा। जैसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह से हो जाएगा। द मेटल ऑक्साइड आर कन्वर्ट टू फ्री मेटल, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाए फ्री मेटल में, किस प्रोसेस से, रिड्यूसिंग एजेंट का हेल्प लेकर। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का लॉस करवा देते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये कौन से हैं, जैसे वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम या कैल्शियम, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे लीड ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन को यूज़ किया, तो कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा दिया। यहाँ पे कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे लीड अकेला हो गया। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, इसको हम रिडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मर्करी सल्फाइड है, इसको हम क्या है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मर्करी ऑक्साइड मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद फिर से इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मर्करी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। अब एक ऊपर यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन इसमें ओर्स में, अब देखिए ये क्लोराइड है, तो ये किस प्रोसेस से हो जाएगा, ये हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग कर देंगे क्योंकि हाई रिएक्टिव है। कार्बोनेट कैल्सिनेशन से, कैल्सिनेशन से, मेटल ऑक्साइड रिडक्शन से, उसके बाद सल्फाइड और जो है ये रोस्टिंग से, ऑक्साइड रिडक्शन से, रिडक्शन से, रिडक्शन से, सल्फाइड रोस्टिंग से, सल्फाइड रोस्टिंग से, सल्फाइड रोस्टिंग से। इससे अभी हम पता चल गया ना कौन से लेस रिएक्टिव, कौन से हाई रिएक्टिव, और किस प्रोसेस से इसको अलग किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अब मेटल्स को रिफाइन कैसे करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग जो है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल, यानी कि इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग, उसको साफ करना। क्रोजन क्या है, क्रोजन हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, आसपास का एटमॉस्फेयर के कारण जो कमज़ोर हो जाता है मेटल, उसको हम क्रोजन कह देते हैं। जैसे वो एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, केमिकल्स के कारण। ठीक है। जैसे सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर कर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये क्या है, क्रोजन है।
रस्टिंग क्या है? रस्टिंग है कि ब्राउन लेयर जो है वो आयरन के सरफेस पे ब्राउन लेयर का बन जाना, वो रस्टिंग होता है। ये भी क्या है? एयर के कारण, वाटर के कारण, केमिकल्स के कारण ऐसा हो सकता है। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट कर कर हाइड्राइड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि रस्ट बनाते हैं। अब इनसे प्रिवेंशन कैसे की जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए? पेंटिंग से उस पर रंग कर दिया जाए, ग्रीस ऑयलिंग से गैल्वेनाइजेशन एंड जिंक की कोटिंग की जाए आयरन पे, या फिर एलॉय बना दिया जाए। एलॉय क्या होता है? मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स, वो क्या है? एलॉय। आगे हम पढ़ेंगे। टिन प्लेटिंग कर दी जाए, क्रोमियम प्लेटिंग कर दी जाए, या फिर हम कहें इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दी जाए। कारण क्या है? एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। अच्छा, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट करोड। गोल्ड और प्लेटिनम कभी भी करोड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल है, या फिर बहुत ही लेस रिएक्टिव है। एलो क्या होता है? एलोय द मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर कर एक नया मेटल बनाया जाता है, उसको हम एलो कहते हैं। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एलॉय है यहाँ पे, ब्रास, कॉपर जिंक का कम्बिनेशन है, ब्रोंज, कॉपर टिन, सोल्डर, लीड टिन, एमलगम, मर्करी एंड सोडियम। उसके बाद ड्यूरेल्यूनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीसीज। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, आयरन, निक्रोमियम और निकल। उसके बाद जर्मन सिल्वर, जिंक, कॉपर और निकल। ये कुछ एलॉयज है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है एलॉय की? ये स्ट्रोंगर देन मेटल, मेटल से ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी जो बना है, वो भी क्या एक एलॉय से बना हुआ है। अगर उसको सिर्फ आयरन से बनाते तो क्या होता? स्ट्रेंथ तो ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन अगर आयरन से बनाते तो वो रस्टिंग हो जाती। अब उसके साथ कोई दूसरा मेटल मिला दिया जिसकी क्या प्रॉपर्टी है कि उसको रस्टिंग से बचा ले, और स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? आयरन दे रहा है। आयरन उसको मजबूती दे रहा है, रस्टिंग से कोई और मेटल बचाएगा तो क्या हो जाएगा? इस अकेले मेटल से ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया, ज़्यादा लाइफ होगी उसकी, तो स्ट्रोंगर देन मेटल। हार्डर देन मेटल, उससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया, हार्ड हो गया। मोर रेजिस्टेंट टू क्रोजन, क्रोजन से बचा लेगा, क्रोजन नहीं होगा उसको। ये कुछ प्रॉपर्टीज है एलॉय की। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।